नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार और आज मैं अपना ऑडियो आर्टिकल आप सभी के बीच में लेकर हाजिर हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये आर्टिकल पसंद आएगा। दोस्तों, मैं इस ऑडियो आर्टिकल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑडियो आर्टिकल मैंने क्यों बनाया है। एक्चुअल में इस आर्टिकल में मैंने कोशिश करी है कि हमारे देश में जो विदेशी बाज़ार है, वहाँ का जो सामान है वो उस हमारे मार्केटों में छाया हुआ है, भरा हुआ है। तो कैसे हम उससे बच सकते हैं, क्या कोशिश की जानी चाहिए, सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जाने चाहिए और इससे आप सभी व्यूअर्स को क्या बेनिफिट होगा, वो सब चीज़ें मैंने बताने की कोशिश करी है कि हम अपने देश के देशी उत्पादों को किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं और एक जो भारत के लोग हैं, जो एक गरीब तबका है या फिर जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उन सबको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं और उनके जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं उनको किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं। उन सब चीज़ों को लेकर मैंने एक आर्टिकल लिखने की कोशिश करी है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पूरा आर्टिकल आप एंड तक जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। मैंने कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड भी बात करी है, कुछ पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन और उनसे रिगार्डिंग भी बात करी है। तो ये आर्टिकल आपको कनेक्ट करेगा, आपका मतलब नॉलेज आपका बढ़ेगा, साथ साथ में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी बताई है। बिज़नेस से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो सब चीज़ें भी मैंने इस आर्टिकल में बताने की कोशिश करी है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऑडियो सेगमेंट को पूरा एंड तक ज़रूर सुनेंगे तो इसमें कोई ना कोई चीज़ आपसे जुड़ी हुई ज़रूर है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस आर्टिकल को पूरा ज़रूर सुनें। चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस आर्टिकल को। दोस्तों, आज़ादी के अस्तित्व को बचाकर रखना हम सभी देशवासियों का एक बहुत ज़रूरी कर्तव्य है। अगर हम किसी की आज़ादी छीन रहे हैं तो समझिए दोस्तों कि हम खुद एक गुलाम मानसिकता से ग्रस्त हैं। उस प्रकार की कुंठित सोच को भला क्यों और कैसे ढो सकते हैं दोस्तों। सोच की आधुनिकता का अभिप्राय सिर्फ इतना ही नहीं हो कि हम सिर्फ फैशन और सौंदर्य वर्धन तक सीमित होकर रह जाएं। आधुनिकताओं के मायने हमारी मानसिकताओं से सीधे सरोकार रखते हैं दोस्तों। हम भारतीय हैं और हमारे दिलो दिमाग में अगर जाति धर्म संप्रदायों को लेकर मनभेद हैं तो मैं समझता हूं कि मानसिक रुग्णता या संकीर्णता की चादरों से खुद को हम अब भी ढके जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम अंधेरे के आदी एक बार फिर से होने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका हम कभी हिस्सा हुआ करते थे। एक राष्ट्र की मूर्त संकल्पना तभी साकार होती है जब निष्पक्ष रूप से भारतीयत्व और देशत्व को जीवंत बनाए रखा जाए। देश और समाज के समक्ष चुनौतियां तो कम नहीं हुई है और ज्वलंत समस्याओं ने देश की तकलीफें और भी बढ़ा दी है दोस्तों। देश का मतलब कोई एक जाति नहीं, कोई एक धर्म नहीं। राष्ट्र की सेवा में निहित किसी भी शासनिक, प्रशासनिक, सामाजिक कार्य में कोई नागरिक अगर ईमानदार है तो उससे देशभक्ति का प्रमाण मांगने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र और समाज की सेवा दोनों के मायने बहुत गहरे हैं। दोनों में ही एक दूसरे का भाव बेहद गहराई से समाहित है। जनता विहीन राष्ट्र आखिर क्या होता है और राष्ट्र विहीन जनता का हाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। दोनों के मायने और कार्य अलग अलग प्रकार के संभव है। कदाचित दोनों में छिटपुट तकरारें तक आएगी, मगर दोनों के अस्तित्व बेहद मायने रखते हैं। इकाई स्तर के कार्य हो या समग्र कार्यों की अपनी अपनी अलग महत्ता है। इनको स्वीकारने का प्रयास किया जाना चाहिए। संकटकालीन परिस्थितियों में सेना की भूमिका देश में हमेशा सर्वोपरि, सर्वोच्च रही है, रहती है और आगे भी रहेगी। फौजी भाई जरूरत के समय खुद को राष्ट्र के नाम आत्मार्पित करते हैं। एक ऐसा संघर्ष जहां खुद की जान राष्ट्र की आन बान शान के नाम पर गंवानी पड़ती है। वही देश के भीतर नजर दौड़ाए तो कितनी नफरतें भरी पड़ी है। उन सब को तिलांजलि दिए बगैर हम कैसे एक सच्चे भारतीय बन सकते हैं दोस्तों। फौजी भाई देश के दुश्मनों से लड़कर देश की सीमाओं को महफूज रखते हैं और हम उनकी शहादतों का मखौल जाने किस किस रूप में उड़ाते हैं, ये आप और हम जानते ही हैं। फौजी भाई हम भारतीयों के लिए अपने प्राण गंवाते हैं और हम किस किस नाम से, किन किन तमगों से आपस में लड़ मरते हैं। राजनीति तो कुराजनीति में सिमट रही है। यह वाक्य सही है या गलत है दोस्तों, इसके गुड में जाए बगैर हम नहीं जान सकते हैं। लोकतंत्र और गणतंत्र के वास्तविक अर्थों की प्रासंगिकता भला कब दृष्टिगोचर होगी, अभी तो कहना बहुत मुश्किल है।
आज़ादी का स्वाद हम करोड़ों लोगों ने भले ही चख लिया हो, हम जैसे चाहे वैसे उसका सदुपयोग दुरुपयोग तक कर देते हो, मगर देश में अब भी जनसमूह का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो आज़ादी की सुगंध के लिए, उस महक के लिए तरस रहा है। देश में जो ताकतवर है उसे कमज़ोर नहीं किया जा सकता, और जो कमज़ोर है उसे मजबूत करना बड़ा कठिन होता जा रहा है। एक तरफ जनसंख्या का भारी दबाव है, दूसरी तरफ हम लोगों की नई नई आवश्यकताओं की उत्पत्ति ने राष्ट्र पर बोझ बढ़ा दिया है। दोस्तों, फिलहाल हमारा देश कोरोना से जूझ रहा है। एक खास बात और है, तेजी से हमारा देश एक नई दिशा में जा रहा है। बदलते बिजनेस मॉडल ने समूचे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। उस मॉडल में आर्थिक मंदी और कोविड-19 ने उत्प्रेरक की भांति काम किया है। देश के समूचे अर्थतंत्र में एक अजीब सी मगर जरूरी खलबली मच रही है। दोस्तों, भारतीय बाजार का परंपरागत ढांचा बड़ी शीघ्रता से एक बदलते रूप में हम जनता के समक्ष खड़ा है। परंपरागत बाजारों पर टिके हम जनमानस की सोच को ही नहीं, हमारी समूची जीवन शैली को ही बदल कर रख देने को तैयार है। इस बिजनेस मॉडल के बदलने से पहले ही देश के आम व्यक्ति को बेहद सतर्क और समय के अनुसार खुद को परिवर्तित कर लेने का हुनर सीख लेना होगा, अन्यथा इस दौड़ में हम कितने पीछे छूट जाएंगे कोई अंदाजा नहीं है। बाजार का परंपरागत ढांचा मतलब आप समझ जाइए कि बहुत कुछ बदलने की ओर है। दोस्तों, एक तरफ भारत में बैठकर हम अमूमन भारतीय चाइनीज वस्तुओं पर निर्भर होकर रह गए हैं। उसका कारण है दोस्तों कि हमारे उद्योगपति और हमारी सरकारें हम जनता की आवश्यकताओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या वजह हो सकती है कि चाइनीज या कोई विदेशी सामग्री भारतीय बाजारों में धड़ल्ले से छा रही है, धड़ल्ले से बिक रही है? इसका मतलब वो हम भारतीयों की आर्थिक आदतों को बेहद गहराई से अध्ययन करके उस पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, वो लोग तो समझ चुके हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए सामग्रियां बनाने में जुटे हुए हैं। आज चाइना से न चाहते हुए भी सामग्रियां मंगवानी पड़ती है, क्योंकि उसके सुलभ, सस्ते और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और मांग के अनुरूप विकल्प भारत के व्यवसायी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं कि हम एक आर्थिक गुलाम राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र व राज्यों की योजनाओं और नीतियों से ऐसा कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ पा रहा है कि हम उस दावे को शीघ्रता से गलत साबित कर सकें। मेड इन इंडिया, नमामि गंगे और स्किल इंडिया, ये कॉन्सेप्ट्स तो आरंभ में बहुत अच्छे थे, मगर उनके परिणाम बेहद असंतोषजनक रहे हैं। उन कमियों पर बारीकी से ध्यान दिया जाता तो बेहतर नतीजे मिल सकते थे। नीति आयोग का गठन दोस्तों एक बहुत अच्छा फैसला था, मगर प्लानिंग कमीशन को बिल्कुल ही खत्म कर देना उतना ही नुकसानदेह भी साबित हो रहा है। नीति आयोग नीतियों के निर्माण पर काम करता और प्लानिंग कमीशन अपने मूल रूप में रहकर 5 वर्षों की आयोजना, उसके इम्प्लीमेंटेशन, पूर्व की योजनाओं की कमियों को दुरुस्त करने में और आगे की रणनीति पर काम करता तो देश के समक्ष आ रही चुनौतियों से शीघ्रता से निपटा जा सकता था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये आर्टिकल पसंद आया होगा और इसके अंदर समाहित जो जानकारी है उससे आप एक वास्ता रखते होंगे, उससे एक संबंध रखते होंगे। आपकी सहमति असहमति सर आँखों पर है दोस्तों। आप चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया, अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स के रूप में दें, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपनी राय रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। और एक युवा होने के नाते हम ज़रूर अपने राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में अपने विचार रखते हैं, सोचते हैं और उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक समाज के भीतर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है आप सभी दोस्तों के बीच में कि अपने विचारों की इस यात्रा को, विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाता जाऊं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस ऑडियो आर्टिकल को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।